नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब दो। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे देश के अंदर हिजाब को लेकर पिछले 8 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर जिरह चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मानिए मुद्दा क्या है? मुद्दा बस इतना सा है कि स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाएं या ना जाएं। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकना क्या गैर संवैधानिक है, गैर धार्मिक है? यह सारा विवाद शुरू हुआ था कर्नाटक के एक स्कूल से, कर्नाटक सरकार के एक ऑर्डर से, और उस ऑर्डर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक परिधान पहनकर स्कूल आने पर रोक के पक्ष में फैसला सुनाया। तो हिजाब को जरूरी पहनावा बताते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस आदेश को चुनौती देने के लिए। हमारे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश में हिजाब पहनकर स्कूल जाने के समर्थन में किस किस तरह के तर्क, किस किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं अदालत के अंदर, जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक और देश की तस्वीर देखिए। एक मुस्लिम देश ईरान, जहां हिजाब को लेकर आग लगी हुई है। हजारों लाखों लड़कियां, महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। ईरान मजहबी कट्टरता के लिए जाना जाता है। ईरान में किसी भी लड़की या महिला के लिए, छोटी सी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो, उसके लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। वहां पर बाकायदा एक मॉरल पुलिस होती है जो कि सड़क पर महिलाओं को देखती है कि इनका पहनावा ठीक है या नहीं है। महिलाओं पर इसी मजहब का हवाला देकर उनको हिजाब में रहना जरूरी करार दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक लड़की जिसने हिजाब नहीं पहना हुआ था, उसको इसी ईरान की मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। और इसके बाद सड़कों पर ईरान की तमाम महिलाएं बड़ी तादाद में उतर आई हैं, हिजाब उतार कर फेंक रही हैं, हिजाब जला रही हैं। नो टू हिजाब, यह कैंपेन चल रहा है वहां पर। अपने बाल महिलाओं ने विरोध में काट दिए कि हम ये कानून और जुल्म नहीं सहेंगे, हम जबरदस्ती ये पहनावा मंजूर नहीं करेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे। ईरान में महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं, महिला अधिकारों के खिलाफ इसे बता रही हैं। और यहां हमारे देश में क्या हो रहा है, एक सेक्युलर भारत में स्कूलों में भी हिजाब पहनने देने की मांग की जा रही है। सड़कों से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक स्कूलों में हिजाब पहनकर जाया जाए, इस पक्ष की मांग उठ रही है। छोटी छोटी बच्चियों तक को हिजाब में रखने को धार्मिक अधिकार बताया जा रहा है। सवाल है कि इस हिजाबी मजहबी सोच से हिंदुस्तान आजाद कब होगा? सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला अभी दे देगा, हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। आइए चलते हैं इसी सवाल को लेकर अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तारिक फतेह साहब, जाने माने कमेंटेटर हैं, ऑथर हैं। तारिक साहब स्वागत है आपका। सुबुही खान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुबुही, आपका स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब का भी बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। यास्मीन फारूकी जी, बहुत स्वागत आपका भी। मैं सबसे पहले तारिक साहब के पास जाना चाहता हूं। तारिक साहब, यहाँ हाई कोर्ट के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 दिन से इस बात पर बहस हो रही है कि हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल, एक जरूरी हिस्सा है या नहीं है। और दलील यह है कि चूंकि यह एक एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, इसलिए बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते, बच्चे पर आप ये तनकीद नहीं कर सकते कि वो हिजाब नहीं पहनेगा। इस बात पर बहस है। तो पहले यही हम समझ लें कि ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है। नहीं, ये कहीं भी कुरान में ये नहीं कहा गया कि औरतों को सर ढांकने का हुक्म जो है, बड़ा क्लियरली जो कुरान के अंदर वर्स है वो ये कि औरतों को अपना सीना कवर करना चाहिए, क्योंकि पेगन अरब्स का इस्लाम से पहले ये रिवायत थी कि जब उनके मर्द जाते थे जंग लड़ने के लिए, तो औरतें जो हैं अपने आप को, जिसे for lack of a better word, topless करके they would say goodbye to them, नाच था। उस पर पाबंदी थी कि अपने सीनों को ढांप के रखो, as clear as that। अब क्योंकि हम जरा वो थोड़े से विक्टोरियन हो जाते हैं, तो we can't utter these words कि अपने सीनों को ढांप के रखो, तो उसको फिर उर्दू में ट्रांसलेट किया शर्मगाहों को, और उससे बदलते बदलते आपने सर के बालों से कर लिया। और फिर भी आप देखिए
कि 1970 से पहले आपको लफ्ज हिजाब पूरे हिंदुस्तान या 100 साल पहले 200 साल पहले लफ्ज था ही नहीं। कुरान में हिजाब वर्ड आया है वो आया है डिवीजन, यानी एक दो हिस्सों में डिवाइड करने के चक्कर में। इसका रेफरेंस लफ्ज हिजाब का औरतों के बाल से कोई ताल्लुक नहीं है। और क्योंकि ये फंडामेंटली सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तो दुनिया में जहां पे भी कोई भी धर्म हो, दी मेन वांट टू कंट्रोल। ये पूरी स्ट्रगल इंसानियत की यही है कि जेंडर इक्वालिटी कैसे होगी। और क्योंकि इससे एक इंडियन पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं बच्चियों के, तो दे आर बीइंग फोर्स्ड टू वेयर दिस। और अनफॉर्चुनेटली इसमें वो काम अपना सारा मौलवी लोग करा रहे हैं उन्हीं औरतों से, वो नहीं कह रहे, उन्हीं औरतों से, ये चाहे वो सास है या बहू है या बेटी है, से कहा जा रहा है छोटी छोटी बच्चियों को, 4-5 साल की बच्चियों को ये हिजाब पहनो। लेकिन वो ये नहीं पूछता कि आज से 5-10 साल पहले ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो हम दुपट्टा पहनते थे, हिंदू है या मुसलमान है, पंजाब से मैं हूं, वो मजहब से उसका ताल्लुक नहीं था, वो तो धूप से था। आप खेतों में काम कर रहे हैं, सर के ऊपर आपने दुपट्टा डाला हुआ है धूप बचाने के लिए, उसको पकड़ के अब इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ये सियासी फ्लैग है। मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी, ख्वान मुस्लिमीन, ये तबलीग जमात, ये इस्लामिक पार्टीज का इस वक्त सियासी झंडा है जी। तो नहीं पहन सकते, अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों पे आयद कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान के अंदर जहां लड़कियों ने और औरतों ने अपने हिजाब जलाए, वहां प्रेसिडेंट रईसी के खिलाफ नारे भी लगाए, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट रईसी खुद तो 5-6 हजार लोगों के कातिल रह चुके हैं। इनको शूट करके मारा था इन्होंने, तेहरान के वो इंचार्ज थे जब खुमैनी का रेवोल्यूशन आया था। सो पीपल आर वेरी वेल अवेयर कि क्या है। हिंदुस्तान में मसला है कि मौलवियों का ब्लैकमेल है। अब कोई ना हो तो उसे मुसलमान ही नहीं समझा जाता, या उसे खारिज कर देते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कह दे कि मुसलमान ये नहीं है मुसलमान, तो उसकी सजाए मौत होती है। तो बेतहाशा 12वीं सदी की जो मांगे थी, उनको 20वीं सदी के अंदर। जी ठीक है तारिक साहब, आपने बिल्कुल एक चीज आपने बिल्कुल क्लियर कट कही कि हिजाब का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, इस्लाम में इसको अनिवार्य हिस्सा कहना या एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन कहना ये सरासर गलत होगा। ये हमारी अदालतों में यही सब दलीलें आजकल चल भी रही हैं। मैं यास्मीन जी के पास जाना चाहता हूं। यास्मीन जी, सवाल यह कि हम यहां भारत में बच्चियां स्कूल में हिजाब पहनकर जाएं, इस हक के लिए लड़ रहे हैं, और आप ईरान में देखिए जहां पर हिजाब पहनना अनिवार्य है, वहां पर औरतें, लड़कियां, बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई हैं कि हम नहीं पहनेंगे, हम पर जबरदस्ती मत थोपो। ये हम कहां हैं और वो कहां जा रहे हैं? देखिए, ईरान से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो मेरा देश या मेरा मुल्क और ईरान में बहुत फ़र्क है। हाँ, एक बात मैं भूल गई, मैं SDPI की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं। अच्छा मैम, और ना वहाँ की प्रवक्ता हूँ, ना उनके बिहाफ पे कभी कुछ बोलती हूँ। यहाँ सवाल हिंदुस्तान और ईरान का है, जहाँ के हालात अलग हैं, माहौल अलग है, वहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं और सऊदीया में और भी ज़्यादा सख्ती है, कहीं और इसलिए मैं उसको अपने बराबर पे या मुकाबले पे या उसका मवाजना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, माहौल अलग है, सोच अलग है। आप अगर अपने देश की बात करते हैं, मेरी एक छोटी सी सोच है जो मैं बार बार कहती हूँ कि वहाँ औरतें या ख़वातीन या लड़कियाँ हिजाब फेंक रही हैं, उन्हें हिजाब नहीं पहनना, ये उनकी मर्ज़ी है। मैं ना उन पे कोई एतराज़ कर रही, बिल्कुल सही है, उनकी मर्ज़ी है, उनका दिल चाहे जो करें। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो ये एहतजाज कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनना है। देखिए, वहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं है, बिल्कुल भी उनसे नहीं कहा जा रहा कि कोई ज़बरदस्ती है कि आप हिजाब पहनिए। वो खुद उस पर एहतजाज कर रही हैं। सेकुलरिज्म की बात है यहाँ पे, हमारा देश का संविधान है। हम ये कहते हैं कि जो हिजाब, मैं आपको धर्म पे बात भी नहीं कर रही हूँ,
मैं नॉर्मल आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, कोई बच्ची सर ढक, आज आप बताइए धूप में जब लड़कियाँ निकलती हैं हाथ कवर करके, सर कवर करके, एक लॉजिक भी है कि बाल ख़राब होते हैं, आजकल इतना गर्द और इतना पॉल्यूशन है, वो औरतें लड़कियां खुद अपने ढक ढका के सर हाथ पाँव सब निकलना चाहती हैं, अपनी स्किन की हिफाजत, अपने बालों की हिफाजत करना चाहती हैं। हम क्यों इसको मज़हब से नहीं मुझे जोड़ना। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि मेरी मर्ज़ी है मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ूँ, मेरी माँ की मर्ज़ी है वो बुर्का ओढ़े, मेरी बेटी की मर्जी है वो जीन्स पहने, वो नहीं पहने हिजाब, वो उनको उनकी मर्जी पे छोड़ दीजिए, आप उन पे कानूनन या वो थोपने की। यास्मीन जी अच्छा ठीक है, आपने जो दलील दी मैं उसी पर आता हूँ, आपने कहा बाहर लोग पहन रही, लड़कियां पहन रही हैं, सर ढक रही हैं, वो ग्लव्स भी पहन लेती हैं, धूप में जाती हैं तो पूरे हाथ ढक लेती हैं, ठीक बात है। मैं तो कहता हूँ हिजाब पहनना या बुर्का पहनना, नकाब पहनना, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी इस पर रोक है? सड़कों पर चलते हुए क्या कोई महिला बुर्का पहनकर जा रही है? कोई रोकता है? कोई टोकता है? उनको उनकी आज़ादी है, वो जो पहने। यहाँ एक लिमिटेड सा मामला है, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लागू होगी, यह आदेश आया था कर्नाटक की सरकार का, उस पर उन लड़कियों की तरफ से कहा गया कि हम हिजाब पहनकर जाएंगे, विवाद वहां से शुरू हुआ। आपने कहा धर्म का मामला नहीं है, मैं कहता हूं ये सारी लड़ाई धर्म के नाम पर ही लड़ी जा रही है, अदालतों में धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है। हाईकोर्ट में दलील ये दी गई थी कि हिजाब पहनना इनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए इनको हिजाब पहनने की इजाजत हो। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी जा रही है, तो मामला मैडम धर्म से ही जुड़ा हुआ है। देखिए नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई मारपीट पे तो कोई मुल्ला मौलवियों ने नमाज पढ़ा नहीं रहा। रोजे रखना धर्म का मसला है और फर्ज है, वो किसी तरह नहीं छूटते, नमाज नहीं छूटती पर लोग नहीं पढ़ते। या ये मान लीजिए कि हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में वहाँ जाना ज़रूरी है, गिरजाघर या मंदिर जाना ज़रूरी है, जिनकी मर्जी आती है जाते हैं, नहीं जाते जिनकी मर्जी आती है। बिल्कुल ठीक। तो देखिए मेरा जो देश है वो सेकुलर है, आपकी मर्जी पे मुनहसिर है। अगर कुछ बच्चियां स्कूल की आप बात कर रहे हैं तो आपको मैं एक बात, वो कोई नई बात तो है नहीं, स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा से सर ढक के जाती हैं, जाती थीं, जाती रही हैं। वो सिर्फ एक छेड़खानी का मसला हिंदुस्तान में, सिर्फ धर्म के नाम पे रोज़ एक तमाशे का मसला है कि हम रोज़ एक तमाशा करेंगे। कभी आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मैंने कभी बचपन से आज तक जहाँ दिल चाहा नमाज पढ़ ली, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज हर बात पे मारपीट मच जाती है, कहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, कोई भी पीपल का पेड़ दिखता है लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको मारना पीटना शुरू, वो अलग मामला है। अगर कहीं आप नमाज पढ़ रहे हो यास्मीन जी, वो अलग मामला है, उसको इससे ना मिलाएं, उसको इससे ना मिलाएं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं बस 2 मिनट, 1 मिनट में कंप्लीट, 1 सेकंड में करिए, 1 सेकंड में कंप्लीट करती हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ना हिजाब है, ना बुर्का है, ना धर्म, यहाँ सिर्फ सत्ता की लड़ाई है कि किसको कहाँ जाके हमें पटकना है और हमें कोई ना कोई मुद्दा लेके चलना है। चलिए ठीक है, वाले मुद्दे लेके खड़े हो जाएंगे, जो मायने रखते हैं उनको नहीं मायने रखते, उनकी बात ही नहीं करेंगे। यास्मीन जी अब सवाल ये है, मैं आपकी बात मान लेता हूं एक लम्हे के लिए कि कर्नाटक की सरकार जो आदेश लेकर आई थी कि भाई स्कूलों में यूनिफॉर्म ऐसे होनी चाहिए और और उसमें धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं भी हिजाब शब्द इस्तेमाल नहीं है, किसी एक धर्म का भी नहीं है, उसमें था कि यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी होगी। तो मान लेते हैं कि वहां की सरकार उसको पॉलिटिकल मोटिव के लिए लेकर के आई, लेकिन ये तो कानून की बात है, तो कानून डिसाइड करेगा, अदालतें तय करेंगी। क्या कहा कर्नाटक के हाईकोर्ट ने? कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है, और कोर्ट ने यह दलील, अब यह फैसला तब दिया जब उनके सामने मुस्लिम पक्ष की तरफ से या हिजाब पहनने के पक्षधर लोगों ने यह कहा कि हमारा धर्म यह कहता है कि तुम्हें सर ढकना है, इसलिए हिजाब पहनकर इनका जाना जरूरी है, वरना ये बच्चियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, इसीलिए उनको ये फैसला देना पड़ा। इसीलिए मैंने तारिक साहब से ये पूछा, क्या ये बात सही है? मैं बार-बार वही बात आपसे कह रही हूँ कि धर्म कहता है नमाज पढ़ो। हाँ। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं? हाँ धर्म कहता है, मैं मानती हूँ। क्या धर्म कहता है, क्या धर्म कहता है कि हिजाब पहनना जरूरी है? अपनी मर्जी से जीने। क्या धर्म कहता है हिजाब पहनना जरूरी है? ईरान में क्या फर्क हो गया? यास्मीन जी मैं तो आपसे वो कह रहे हैं जबरदस्ती, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस्लाम धर्म कहता है कि हर लड़की के लिए सर ढकना, हिजाब पहनना जरूरी है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने कुछ मेरे से बोला? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मुताबिक क्या इस्लाम ये कहता है कि महिलाओं का, लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी है, अनिवार्य है?
देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ये सब्जेक्ट जिनका है, मुफ्तियों का, मौलवियों का, वो जवाब दें। मेरा सब्जेक्ट ये है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरा मैम मर्जी की मालिक है, स्कूल की बात हो रही है। आपने कहा मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम क्या कहता है हिजाब के बारे में, तो फिर स्कूल में मर्जी, जिसकी जो मर्जी वो थोड़ी पहन के चला जाएगा। नहीं बोला ये बात, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन सारी लड़ाई इसी बात पर तो अदालतों में लड़ी जा रही है। और अगर आप हिजाब के समर्थन में और आप कह रही हैं उस लड़की की मर्जी वो पहन के जाना चाहती है तो जाने दिया जाए। मेरा तो मोटिव देखिए, वो क्या लड़ी जा रही है, वो क्यों लड़ी जा रही है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि कोई बच्ची अगर ये चाहती है, 100 बच्चियां, 150, 1000 कह रही हैं कि मुझे सर ढक के आना है, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों है? वो यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं है मैडम, सिंपल सी बात है, वो स्कूल की यूनिफॉर्म में अलाउड नहीं है। हमेशा से देखिए, हमेशा से वहां हमेशा से लड़कियां सर ढक के जा रही थी, हमेशा से नहीं जाती थी, नई बात नहीं थी। स्कूल का मैनेजमेंट कह रहा है कि इन्होंने जब ये ऑर्डर लागू हुआ की वजह से 2021 में ऑर्डर आया, तब से लड़कियां हिजाब पहनकर आना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर कुछ खास तरीके के तंजीमें काम कर रही हैं। नहीं जी हाँ, यही बात आई सामने। आप एनालिसिस फिर आपने किया नहीं या मालूमात नहीं की, वहां पहले से हिजाब पहन के लड़कियां आती हैं और पहनकर आती भी हो। अगर उसके बाद ये डायरेक्टिव आ गया कि भाई अब यूनिफॉर्म में नहीं पहन सकते आप, तो इस पर एतराज हो रहा है, उसी पर अदालतें लड़ रही है। खैर, 2 मेहमान और जुड़ गए, उनके पास जाना चाहता हूं। नहीं, वजह है ना, आप छेड़खानी कर रहे हो, क्योंकि आपको छेड़ना है, नहीं मुद्दा बनाना है। नहीं, मुद्दा बनाना है तो फिर कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, और कोर्ट ने अगर अपहोल्ड किया तो फिर उसको मानना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट कह देगा अगर कि नहीं भाई, हिजाब जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है, और अगर कोई चाहता है कि एक स्कूल अगर अपने अंदर छात्रों पर कोई यूनिफॉर्म लागू करना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, फिर क्या करेंगे? मेरे लिए पानी का कह दीजिए। देखिए, कोर्ट का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, कोर्ट किस वक्त क्या बोलता है ये कोर्ट की मर्जी है। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो दलितों को किसी गलत तरीके से पुकारा जाता है तो उनकी बेल अब भी पड़ा है, थोड़े दिन पहले, नहीं वो बेल हो जाएगी या उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के हो जाएगा। उसके बाद हंगामा होता है और वही चीज़ चेंज हो जाती है। तो देखिए, अब इन बातों की तो आप एक अलग मायने हो जाती हैं, क्योंकि अभी मस्जिदों के नाम पे हो रहा है, 91 का कानून है, सब कुछ है। मैम मैं सारे विषय एक साथ तो नहीं ले सकता। बहरहाल आपका कहना है ये सारे के सारे विषय छेड़खानी के तहत लाए जाते हैं कि मुसलमानों को परेशान करना है, और अगर हिजाब पहनकर जा रही हैं कुछ लड़कियां तो उनका इख्तियार है, उनकी मर्जी, उनको क्यों रोका जाए? नहीं, मुद्दों से हटाना है, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। मैं सुबुई के पास जाना चाहता हूं। सुबुई, आपने सुना यास्मीन फारूकी जी की सारी दलीलें। उनका कहना है कि भाई मुद्दों से हटाने के लिए लड़कियों का हिजाब आड़े आ रहा है, इसको लाया जा रहा है, असल मुद्दों पर बात ना हो। 100 लड़कियां जा रही हैं हिजाब पहन के, पहले से जा रही हैं, उनको रोकने के लिए अदालतें भी लगी पड़ी हैं, उनको रोकने के लिए सरकारें भी लगी पड़ी हैं। जी सौरभ, देखिए, मुझे हंसी भी आती है कई बार, और एक्चुअली एक मुसलमान पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मुझे तकलीफ, दुख भी होता है इस चीज का कि हम लोग पता नहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी सरकारों पे उंगली उठा देते हैं, कभी कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ भारत में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अरे ये जो लड़कियां अपने हिजाब जला रही हैं, जो बुर्के के पर्दे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं ईरान में, वो मुसलमान लड़कियां हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके विरोध में नहीं कर रही है। हम लोगों को इट्स हाई टाइम ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने इस्लाम के नाम पर कोई ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जिससे मुसलमान युवा, मुसलमान बच्चा त्रस्त हो रहा है। ईरान में महासा अमीनी, निदा आगा सुल्ताना जैसी और बहुत सारी बच्चियां जबरदस्ती हिजाब करवाने के विरोध अब में अगर उतरी तो उनको मार दिया गया। एक नावेद अफकारी नाम के रेसलर को अयातुल्लाह खुमैनी के कट्टरवादी रजीम के खिलाफ बोलने पे लिटरली मर्डर कर दिया गया। आप अगर लोग बच्चों की आवाज दबाएंगे, आप अगर मजहब को सत्ता के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आज नहीं तो कल होना ही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आपने मुसलमान बच्चे को इतना बांध दिया है, उसको मानसिक गुलाम बना दिया है, वो उसको हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट दे दी है, वो नाच नहीं सकता, वो गा नहीं सकता,
वो म्यूजिक, आर्ट, कल्चर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है सौरभ। ये आप लोगों को खुद मनन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं जो कट्टरवादी बन रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो अलगाववादी बन रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं, और हमारे ही बच्चे हैं जो इस्लाम छोड़ छोड़ के एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, हमारे ही बच्चियां हैं जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। तो कौन छेड़ रहा है भाई? आप अपने आप को खुद छिड़वा रहे हैं। आप क्यों नहीं अपनी किताबें उठाकर पढ़ते हैं? आप क्यों नहीं देखते हैं कि हमसे कौन सी भूल हो रही है और हम इस्लाम के नाम पर कहीं सिर्फ इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? यास्मीन फारूकी जी, आपकी तो चॉइस हो जाती है, और उन बच्चियों का क्या जिनको कत्ल कर दिया जा रहा है, जिनके सर फाड़ दिए जा रहे हैं, जिनको वक्त से पहले जीने भी नहीं दिया जा रहा है, उन बच्चियों का क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि चॉइस है, एक तरफ आप कहते हैं कि मजहब कहता है। हम कहते हैं अगर मजहब कहता है कुरान में दिखा दीजिए, कुरान में आप कोई वर्स नहीं दिखा पाते हैं। कुरान में 7 जगह हिजाब का जिक्र है, लेकिन एक भी जगह ड्रेस कोड की तरह नहीं है। कैसे आप लोग क्या क्या बना लेते हैं? मजाक बना दिया है क्या आपने इस्लाम का? ठीक है, मौकरी बना दी है या आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी कुछ भी होता है? ठीक, मौलाना साहब के पास जाना चाहते हैं। मौलाना साहब, सवाल वही है, ईरान का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इस वक्त बहुत बड़ा प्रदर्शन है हिजाब के खिलाफ, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हिजाब पर सुनवाई कर रहा है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले में? बच्चियों को आज़ादी होनी चाहिए, ये धर्म का हिस्सा है, इसमें अदालतें ना पढ़ें, या जो स्कूल कह रहा है, जो सरकार ने आदेश निकाला, वो माना जाए? देखिए, इस्लाम के एक्सपर्ट की हैसियत से सबसे पहले तो आप मेरी राय लेना था। आप अगर मुझे बिठा करके सुनने के लिए डिबेट में आए तो मैं आता ही नहीं था, एक बात। दूसरी बात क्या है कि कुरान करीम के अंदर जलाबीबी हिंद, जिलबाब का वर्ड आया है। जिलबाब कहते हैं सर पर दुपट्टा डालने को, इसको कुरान करीम के अंदर जिलबाब का वर्ड आया है, ये जिसको जिलबाब कहते हैं। अब रहा सवाल कि ये इस्लाम का पार्ट है नहीं है, तो सर पे दुपट्टा डालना ये इस्लाम का पार्ट है। मगर अगर ड्रेस कोड किसी स्कूल के अंदर है तो इस पर एतराज करना नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आप तो ये स्कूल का शर्त है, आपको शर्त मानना जरूरी है। दूसरी बात, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में चंद दिन पहले मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम से महिलाओं ने बहुत बड़ा विरोध किया है, और जो कट्टरपन हो रहा है इस्लामी मुल्कों के अंदर वो भी गलत है। अभी रिसेंटली मैं सऊदी अरब गया था, उम्रा करने के लिए गया था। वहाँ महिलाएं, आप देखिए कि एयरपोर्ट पर महिलाएं काम कर रही हैं, रिसेप्शन पर महिलाएं काम कर रही हैं, चेहरा खुला हुआ है और जो है ढीला ढाला कपड़ा पहन रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें शिद्दत में जाकर के मसले का हल निकालने की जरूरत है। आप इस्लामी दुनिया में जाइए, खालिदा बांग्लादेश में 2 PM बनी मुसलमान, और बेनजीर भुट्टो भी बनी, और इंडोनेशिया के अंदर भी मुस्लिम औरत वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। तो मैं कहता हूँ कि आपको आज़ादी है भारत में, आप हिजाब में आए, मगर जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ ड्रेस कोड का पालन करें, ये भी इस्लाम कहता है। लेकिन अब ये तो आपने कहा, लेकिन आपने ये कहा कि इस्लाम में कहा गया है कि औरतें सर ढकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये जलाबी भी हिन्ना जिलबाब का वर्ड है। तारिक फतेह को इस्लाम का नॉलेज नहीं मालूम है। तारिक फतेह इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं है। मैंने इस्लामी लॉ से PhD किया है, मुझे मालूम है जिलबाब कहते हैं सर पे दुपट्टा डालने को। ठीक है। आप इनको इस्लामी एक्सपर्ट नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं मैंने भी पढ़ा है इस्लाम। तारिक फतेह, हाँ, ये मैं दाढ़ी रखूं तभी बनूंगा क्या मुसलमान? ये क्या? देखिए, आप जाति किसी पे तनकीद मत करिए, आप अपनी बात करिए। नहीं, उन्होंने आप पर, मौलाना साहब, उन्होंने आप पर कुछ नहीं कहा। बोलिए तारिक साहब, अपनी बात बोलिए। मैं आपसे सीधी बात है, कुरान हर एक ने पढ़ा हुआ है, उसके बगैर तो मुसलमान होगा ही नहीं। हाँ, और जब ना आपकी जबान अरबी ना मेरी जबान अरबी, दुनिया की 50 जबानों में ट्रांसलेशन हुआ है। सन 1700 का इस कुरान है, वो तक मेरे घर में पड़ा हुआ है, जो US प्रेसिडेंट के लिए गया था। 18 कुरान हैं मेरे पास पड़े हुए, सब ट्रांसलेट हुए मुख्तलिफ जबानों में। कहीं एक जगह नहीं कहा है कि सर या बाल को ढको, उसमें साफ लिखा है कि अपने सीनों को। जिलबाब का वर्ड है, जिलबाब कहते हैं सर पे दुपट्टा डालने को। आप पढ़िए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप जाइए, आपको नहीं मालूम है, जिलबाब कहते हैं सर पे दुपट्टा डालने को। अच्छा, ठीक है मौलाना साहब, ये बात आपने बार बार कही, जरा उसका जवाब तो ले लूं मैं।
ये वीडियो लिंक पर है, इनकी आवाज दब जाती है जब आप बोलते हैं। इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। तारिक साहब बोलिए। किसी भी एनी ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान उसमें जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ यह है औरतों को कि अपने सीनों को ढांपो। लेकिन ये क्योंकि बोल नहीं सकते अपनी विक्टोरियनिज्म के अंदर कि अल्लाह अल्लाह ऐसी बात कैसे कर दे हम टीवी के ऊपर, तो वो कुरान को उसको कह के शर्मगाह कहते थे और उसको एक्सटेंड करने के बाद बालों पे डाल दिया है। अरे बाल तो कवर करने ही होते हैं, जब डेजर्ट के अंदर हो, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, पंजाब में हर कोई सर ढांपता अपना, आपने भी ढांपा इसलिए कि ये पुराना ट्रेडिशन है। आजकल लोग हैट नहीं पहन के जाते दफ्तर, पहले इंग्लैंड में भी हर कोई सर्दी की वजह से हैट पहन के जाता था। चर्च में उठा के रखो नहीं रखो, इससे अल्लाह मियां का ताल्लुक, इस्लाम का ताल्लुक कहां से आ गया कि किसी के बाल कैसे नजर आ रहे हैं? और ये क्या जहनियत है कि औरत के बाल देख के शहवत हो जाए मर्द को? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये क्या मुसलमान? ये बात कौन कह रहा है? किसने कहा? तारिक फजल और साहब, आप और क्यों जवान को लगाम दीजिए। आप मेरी बात के हमेशा बदतमीजी से बात कर रहे हैं। का आप क्या भारत वजह के है? चैनल पर बैठ रहे हैं, अखलाक का मुजाहिरा करिए। हमने जो अखलाक बात क्या? कही है आपने अखलाकी देखा दायरे नहीं में कहा, अखलाक का? आपको अखलाकी आप दायरे में उर्दू जवाब बोलते हैं तो दीजिए। अखलाक क्या आप आपका? शहवत की बात ये- लेकर के आते हैं। ये किसी और आपकी को ब्लैक बेटियां करिएगा। बगैर शादी के बच्चे पैदा करती हैं और आप ब्लैकमेल कर आप नहीं कर शहवत की बात सकते कर रहे हैं। आप बगैर डरता शादी नहीं के हूं। आपकी बेटियां बच्चे पैदा कर रही हैं। क्या कह रहे हैं आगे ये मौलाना साहब? मौलाना साहब एक सेकेंड। मौलाना साहब, अभी आप इनको लेक्चर पढ़ा रहे थे कि आप ये तमीज से बात करें, ये अपनी सीमाएं ना लांघे। आपने क्या कहा अभी? उन्होंने आपके बारे में कुछ पर्सनल नहीं बोला है, माफ कीजिएगा, मैं बैठकर सुन रहा हूं यहां भी। आपके बारे में कुछ पर्सनल नहीं बोला। ये बातें आप कह सकते हैं किसी लड़की के लिए? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये शहवत के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने जो कहा थर्ड पर्सन में कहा, आपका नाम कहीं नहीं लिया। आप पर्सनल इनके बच्चों के बारे में बोलेंगे? ये बोलेंगे कैसे चले गए आप इनके बच्चों के ऊपर? ये बारे में हमारे बोलेंगे? आपके बारे में नहीं बोला। आपका नाम लिया क्या? आपका नाम लिया एक बार भी? हाँ, आप इनको बात करने का तरीका सिखाइए। मैं आपको बात करने का तरीका सिखा रहा हूं मौलाना नदीमुद्दीन जी। अपने बात करने का तरीका आप बदलिए। बड़ा आसान है, जो जिस आदमी की बात पसंद नहीं आ रही है उसके बच्चों पर चले जाओ, उसकी बेटियों के बारे में बोलेंगे आप, और फिर सिखाएंगे तमीज दुनिया को। बेटियों के बारे में बोलेंगे, किसी की बेटी को लाएंगे बीच में। हम अपनी बात वापस लेते हैं। माफी मांगिए आप अपनी बात पर। हाँ, माफी मांगते हैं, बात ठीक है, माफी मांगते, बात खत्म। ठीक है, बोलिए तारिक साहब, आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, देखिए, ये आपको नहीं पता, आप मुसलमान नहीं हैं, कि हम वो मुसलमान जो चाहते हैं कि हम जरा आगे बढ़ें, हमारे सामने कितनी रुकावटें। अब मुझे बताइए कि लड़ के पोलिगमी के खिलाफ हम कितना लड़ेंगे? आज से 50-100 साल पहले मैं अपने जहाँ का मुझे पता है, सिंध और पंजाब का और यूपी में भी, कि हर एक की 2-3 बीवियां होती थी। मुझे अभी मैं गया तो किसी ने कहा, तारिक साहब एक गांव की बीवी तो होती है। आप इस दौर के अंदर जहां कहीं अलाउड नहीं है पोलिगमी दुनिया में, वहां बैठ के 2-3 शादियां कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है, कुरान में लिखा है कि खेती में जाओ जिस तरह, और ये सब बातें हैं, लेकिन कुछ तो लिहाज करिए कि दुनिया कहां चली गई। और एक चीज, जब तक कुरान में कहां लिखा है? अरे आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, कहां लिखा है? अरे बताइए। बात करिए, उसका तर्जुमा करिए। चलिए। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये झूठ बोलना मत बताइए, मैं भी मुसलमान हूँ। ये कुछ हिंदुओं को बेवकूफ या ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कुरान के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? जो तुम्हारे सीधे हाथ में बोल रहे हैं कुरान के खिलाफ। आप अपनी बात रखिए। कुरान के खिलाफ गलत क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। कुरान के खिलाफ कैसे? मैं तो सूरत बता रहा हूँ आपको, उसी के मैं पढ़ इस्तेमाल रहा हूँ ना, कैसे करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ ना आपको। मैं आप बताइए, आपकी दूसरी बीवी किस कानून के तहत है? 2-3 बीवियां किस हिसाब से रखते हैं आप लोग? 2-3 बीवियां रख रहा? कुरान कहता है अगर तादिलू, तुम इंसाफ कर सको तो। आज तो कोई रखता ही नहीं है। अरे तो हम है इंसाफ ना, कर ही नहीं सकते। उस जमाने में, जिस जमाने में कसरत से लोग बीवियां रखते थे, उस जमाने की बात हो रही, आज के दौर की बात तो नहीं हो रही। नहीं, आज बीवियां नहीं है क्या? आज पोलिगमी के खिलाफ किसके पास है? किसी एक का नाम बताइए। आप किसी एक का नाम बताइए भारत में जिसको 4 बीवियां हैं।
यूनिवर्सल सिविल कोड के खिलाफ क्यों हैं आप? अरे आप बताइए किसी को 4 बीवियां? तारिक फतेह साहब, आप इज्जतदार आदमी हैं, आप झूठ मत बोलिए। 4 बीवियां बताइए भारत में किसी मुसलमान को है क्या? बताइए। अरे छोड़े सर, अरे क्यों? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, बताइए सर। अरे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, किसी मुसलमान की 4 बीवियां बताइए। हिंदुओं में तो 2-3 बीवियां हैं, मैं बताऊंगा। आप बताइए किसी मुसलमान को 4 बीवियां हैं? मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे बताइए। हाँ, अब से बता रहा हूँ, उस पर चादरें चढ़ाते हैं आप जाके कातिलों के ऊपर, कहते हैं औरंगजेब वली। अब आप पर्सनल हो गए, आप पर्सनल हो गए। सौरभ जी, आप इनको होने के लिए बोलिए। मैं जब पर्सनल हुआ तो मैंने माफी मांगा, अब ये पर्सनल हो रहा है। मैंने किस आतंकवादी पर चादर चढ़ाई है? आप ये आतंकवादी नहीं, इन्होंने कातिलों कहा। किसके बारे में? रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ, रुकिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने किसके लिए, आपने भी कहा कातिलों पर चादर चढ़ाते हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप तारिक फतेह? मैंने किस पर चढ़ाई है? एक मिनट, पूछने दीजिए ना, पूछने दीजिए, माफी मांगिए। जवाब तो लेने थे। किसके बारे में कह रहे थे वो? किस कातिल पर चादर चढ़ाई है? मैं हमेशा देशभक्ति की बात। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या, उन्होंने किसके बारे में कहा? बोलिए तारिक साहब, बताइए। बात कर रहा हूँ, एक सेकंड बोलने दें। ये लोग अपने बच्चों के नाम औरंगजेब रखते हैं, तैमूर रखते हैं, इनको नहीं पता कि कैसे मैं कातिल थे वो। करता हूँ अपने भाई का गर्दन काट नहीं रखना चाहिए वो। चलिए ठीक, अच्छी बात है। मगर मैंने किस कातिल के मजार पर चादर चढ़ाई है ये बोल करके नहीं चाहिए। औरंगजेब के मजार पे चादर चढ़ाई जाती है। अच्छा चले ठीक, वो कह रहे हैं औरंगजेब की मजार पर चादरें चढ़ाई जाती है ना हिंदुस्तान में, तो गलत है, मैं नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, फिर आप हम एक ही साइड पे, फिर खत्म हुई बात, फिर नाराज ना हो। मुझे क्यों कहा कि मैं कातिल के मजार पे चादर चढ़ाता हूँ? चलिए ठीक है, तो तारिक साहब आपने इनके लिए नहीं कहा ना? हाँ, नहीं, मुझे कैसा आपने कह दिया कि मैं कातिल के मजार पे आपसे नहीं कहा। मैंने कहा औरंगजेब की कब्रों पे चादर चढ़ाई जाती है आज भी। अरे जो चढ़ाते हो जाए, मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो औरंगजेब के खबर की बात नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ औरंगजेब का नाम, मुगलों का नाम, आक्रमणियों का नाम रखना गलत है, नहीं रखना चाहिए। तो तैमूर रखा है ना लोगों ने नाम, तो वो गलत है भाई। तैमूर से क्या लेना देना? मुगलों से क्या लेना देना मेरा? मैं भारत का मुसलमान हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं पलूंगा, यहीं बढ़ूंगा। औरंगजेब के नाम सड़क थी दिल्ली में, बोले कुछ? अच्छा चलिए ठीक है, निकाल दीजिए औरंगजेब के नाम से जो सड़क। मुझे लग रहा है जो बातें तारिक फतेह आप कह रहे हैं बहुत हद तक वो भी उससे सहमत है। उनको एतराज ये हुआ कि उनको लगा आपने पर्सनली उनके लिए कहा, उन्होंने भी क्लियर कर दिया, आपने भी क्लियर कर दिया कि उनको नहीं कह रहे थे। बहरहाल यास्मीन जी कुछ बोल रही थी, बोलिए यास्मीन जी। मैं सिर्फ एक बात तारिक फतेह साहब से कहना चाहती हूँ कि औरंगज़ेब या तैमूर एक नाम है। क्या औरंगज़ेब आलमगीर के नाम को ही सिर्फ आप औरंगज़ेब नाम दोगे? नाम किसका क्या है? अगर आप इस तरह की बातें करोगे बैठ के फसाद फैलाने वाली, मैं बहुत अदब से तारिक साहब कहती हूँ, हमारे यहाँ फसाद मत फैलाइए, मेहरबानी फरमा के। अपनी गंद जो सोच है, मेरी बात सुनिए तारिक फतेह साहब, एक बात पूरी सुन लीजिएगा। तारिक फतेह साहब, आपकी बहुत बुरी आदत है, आप बीच में बोलते हैं। अच्छा तारिक साहब प्लीज सुन ले, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आएगी। नहीं करूंगी अगर आप बीच में बोलेंगे। बोलिए यास्मीन जी। तारिक फतेह साहब, यहाँ पे किसके आगे, किस गली में, किस मोहल्ले में किसका नाम है, आप मेहरबानी फरमा के परेशान न हो। पहली बात तो ये कि सत्ता जिसके पास होती है वो जुल्म भी करता है, गलत भी करता है, कोई भी हो। हमारे यहाँ औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मरवाया था, हम अलल ऐलान कहते हैं और पूरी हिस्ट्री कहती है। और अशोक महान ने अपने 100 भाइयों को मरवाया था। इसे कहते हैं सत्ता, इसे कहते हैं आपको ताकत दिखाना। आप अब ये पुरानी बात करके फूट डालवाना खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ इस तरह की बातें मत कीजिए, हमें सुकून से और प्यार से रहने दीजिए। कौन क्या कर रहा था वो चला गया, आप आज के बात में हमें जीने दीजिए और हमें मोहब्बत से। आपको मिलता क्या है इस तरह की गंद बातें करके? अब मैं जवाब ले लूं यास्मीन जी, आप जवाब ले लें यास्मीन जी आपकी बात का। क्या मतलब हुआ तारिक फतेह? ठीक है, क्यों नाम रखा है आपने अपना तारिक फतेह? आपने सवाल पूछा है मुझसे तो मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत पैसा मिलता है।
मैं रॉ का एजेंट हूँ, हिंदुत्व का एजेंट हूँ। अब आप खुश हो गई? अब आप खुश हो गई ना? मैं सावरकर थे, मुझे सावरकर के पैसे मिलते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अब यास्मीन जी आपको सुनना पड़ेगा, वैसे आपने बड़ा लंबा अब इनके बारे में कहा, अब जरा सुन लीजिए ना, अब जरा सुन भी लीजिए। तारिक फतेह जी की आवाज है। इल्जाम तो लगाए हैं एज अ मुसलमान, मैं जिसने सर पे दुपट्टा है, मैं आपसे तवक्को झूठ ही करता हूं, क्योंकि ये ड्रामा बना के मुसलमान करना ये आपका काम है। ये ब्लैकमेल किसी हिंदू से करिएगा। मैं मुसलमान हूं और मैं राजपूत हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे कुफर का इल्जाम लगा के, डरा के और ये कहें कि ये बच्चियों को आपने बच्चियों को स्कूल के अंदर आपने इस्तेमाल किया है। आप मेरे घर में आके यास्मीन जी ऐसे नहीं हो पाएगा, उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी मुझे ऐसे। तारिक फतेह जी की आवाज आए प्लीज केवल। देखिए, आपका घर किस ठेकेदार ने दिया आपको? ये सिंध से हिंद बना है। आपको तो पता भी नहीं है कि आपके नेशनल एंथम में सिंध का जिक्र है। आपने उठा के दे दिया पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना को। देखिए, नहीं, उनका तारिक साहब देखिए, वो उनका कहना ये था कि भाई ये सब राजा महाराजा थे, ये सारे ये शहंशाह थे, उस जमाने में यही सब किया करते थे, मारकाट करते थे, अपने भाई मरवाए, किसी ने अपने बाप को मारा, ये सबने किया। नहीं, आप पोलैंड के अंदर किसी बच्चे का नाम हिटलर नहीं रख सकते, ना ही इजराइल में रख सकते हैं। एक शख्स ने आके कहा, औरंगजेब ने, तमाम शिया काफिर, तमाम दाऊदी बोरा काफिर, तमाम इस्माइली काफिर। उन्होंने कई मौलवियों को ठूस के खाना खिलाया जो दाऊदी बोरा थे। शियों का आम कत्लेआम हुआ हिंदुस्तान में। ये झूठ बोल बोल के हिंदुओं को तो बेवकूफा बना सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम भी मदरसों में पढ़े हुए हैं, हमें पागल मत बनाइए। आप देखिए, आपने इल्जाम लगाया कि फायदा क्या है मुझे। मैंने आपको कह दिया कि मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूं, क्योंकि मैं पैदा हिंदुस्तान में हूं। आप जाके जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटवाएंगी ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर बात करिएगा मुझसे। आपने लगवाई भी है वहां आके यहाँ कुछ मदद कीजिए, कुछ अच्छा काम करिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस आपने उतारे क्या वो तस्वीर? आपने लगाई भी ब्लैकमेल करके मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हिंदुस्तान में। चले एक मिनट, बहुत देर से सुबुई से बात नहीं हुई है। जी सुबुई, कुछ कहना चाह रही हैं, बोले। जी सौरभ, अभी यास्मीन फारूकी जी और मौलाना साहब मुफ्ती नदीम जी तारिक जी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा रहे थे और बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो भारतीय मुसलमान हैं जी, हम भारत के साथ हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है, या कोई ये लड़ाई नहीं हो रही है क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है। हमें ये आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मजहब के नाम पर हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, हम उसको देखें, उसको साक्षी भाव से देखें और गलत को गलत कहें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि आपके और अल्लाह के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, और पूरा मुसलमान समाज हमने मौलानाबाद में झोंक दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, सारे काम खुद करते थे। हम औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं हलाला कर रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप्स कर रहे हैं, शरिया के नाम पे 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। भारत में पॉक्सो एक्ट है जी, 12 साल की बच्ची के साथ निकाह जायज नहीं है, लेकिन मुसलमान कर रहे हैं शरिया के नाम पर। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा की बात करते थे, नॉलेज की बात करते थे। हम यूनिवर्सिटीज जलाने वालों को पूज रहे हैं, हम आक्रांताओं को वली मान रहे हैं। तो अगर ये इतिहास हमें याद दिलाया जाता, इसलिए नहीं कि हमारे पर कोई उंगली उठा रहा है, बल्कि इसलिए कि हमें पता चले कि हमें क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। हमें ही तो सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली तारिक जी ने, सौरभ, कि मुसलमान ही जानता है, प्रोफेसर नहीं है हमारे, मुसलमान ही जानता है कि उसको कौन सी जंग लड़नी पड़ती है और सोशल वर्क उसके अपने लोगों से उसको लड़ना पड़ता है। एक प्रोग्रेसिव मुसलमान को काफिर सुनना पड़ता है, मुनाफिक सुनना पड़ता है, तुम तो इस्लाम से खारिज हो गई ये सुनना पड़ता है। अगर वो कोई सही काम भी करने निकले तो पहली जंग उसको अपनी कम्युनिटी से लड़नी पड़ती है। आप भारत को बदनाम कर रही हैं इस तरह की बातें करके, क्योंकि मैं भारत को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, इसी कारण मैं चीजों को देख पा रही हूँ साक्षी भाव से, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। हमारे भारत में रावण
रावण जो गलत कर रहा है नहीं उसको जाता। हमारे भारत सजा में मिलनी रावण चाहिए। नाम नहीं चलें, रखे ओके, जाते ठीक बच्चों ठीक के। ठीक। आप मौलाना हमें साहब, मेरे लास्ट कमेंट भारत में ले लेता हूं। को मौलाना साहब, जी बदनाम जी, कर रही हैं, आप इस बोल रही थी तरह की सुबह ही, तो उस पर बोलना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मुसलमानों को आक्रांताओं से जोड़ने की जरूरत नहीं है, और खुद भी मुसलमान न जुड़े। इस देश का मुसलमान इस देश का नागरिक है। और रहा सवाल एक बात की, महिला का सम्मान का, इस्लाम ने कहा है कि महिला का सम्मान जरूरी है। हलाला लफ्ज जो है ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर हलाला पर बैन होता है, सरकार लगाती है, तो मुसलमान जो है इसका इस्तकबाल करेगा। रहा सवाल तारिक फतेह बार बार ये कह रहे हैं कि आक्रांता, हमलावर, तो मैं कहता हूं किस मुसलमान ने हमलावर से अपने आप को जोड़ा है? बताइए, हमने तो नहीं जोड़ा है। हमलावर हमलावर है। देश का मुसलमान यही पैदा हुआ है, यही मरेगा, यही जिंदगी गुजारेगा। हमको देश के आक्रांताओं से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बादशाह है, इन्होंने जुल्म किया होगा, ठीक है हमको सर, क्या लेना देना है? ठीक, अच्छी बात हमें क्या आपने जरूरत कही। पड़ी है? चलिए ठीक, डिबेट हालांकि हमारा हिजाब से शुरू हुआ था। हिजाब के बारे में तारिक साहब की राय बड़ी क्लियर है, सुबुई की राय बड़ी क्लियर है, मौलाना साहब ने भी इवन ये कहा है कि हिजाब हालांकि सर ढकने का जो है हुक्म वो कुरान में है, लेकिन अगर स्कूल की यूनिफॉर्म कहती है कि आप नहीं पहन के आ सकते, तो उस पर जिद किसी को नहीं करनी चाहिए। जो यूनिफॉर्म है उसको मानना चाहिए। और यास्मीन जी का हालांकि ये कहना है कि अगर कुछ बच्चियों की मर्जी है कि वो अपनी धार्मिक आज़ादी के तहत एक हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, तो उस पर इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए, और सब हो इसलिए रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। खैर, शुक्रिया आप सबकी राय का और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तारिक फतेह जी, सुबोई जी, मौलाना नदीमुद्दीन साहब और यास्मीन फारूकी जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।